नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं। वक्त हो गया है राजधर्म का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि वो अगले महीने बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल आ रहे हैं। ममता बनर्जी का अकेला बचाव मोर्चा चाहे कितनी धार पकड़े, इस बार पश्चिम बंगाल की जनता कमान बीजेपी के हाथ में ही देने जा रही है। कालीबाड़ी, मां दुर्गा, कमल का फूल, महिला सुरक्षा, बांग्लादेशी घुसपैठिया, बंगाल की तस्वीर बदलने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ये कह चुके हैं कि 4 तारीख के बाद गुंडे बाहर निकले तो उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल की पहचान अब काबा से नहीं, मां कालीबाड़ी से है। ये आखिरी चरण का चुनाव है। 142 सीटों पर दूसरे और फाइनल फेज की लड़ाई किसको जीत दिला सकती है, किसको हार। जीत हार के मार्जिन में एफआईआर का कमाल कितनी सीटों पर असर डालने जा रहा है, ये सब कुछ आपके सामने में रखने जा रही हूं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में ही सज्जन कुमार जी हैं, आप सेफोलॉजिस्ट हैं। आपसे करेंगे चर्चा कि इस बार पश्चिम बंगाल की जनता का मूड कैसे बदल रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई जी जुड़ेंगे। हमारे साथ अमिताभ तिवारी जी जुड़ेंगे, आप भी सेफोलॉजिस्ट है। सुमीर चौगांवकर जी और साथ ही अक्षित गोयल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम करेंगे विस्तार से चर्चा। आज पश्चिम बंगाल में प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी का मेगा शो दिखाई दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नॉर्थ 24 परगना के बैरकपुर में रोड शो किया और इस रोड शो में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। बैरकपुर में मोदी ने चुनाव के दूसरे फेज के लिए आखिरी विजय के संकल्प पर रैली की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि यह चुनाव में मेरी आखिरी रैली है। मैं इस विश्वास के साथ जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद मैं बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में जरूर शामिल हूंगा। प्रधानमंत्री का यह बयान पश्चिम बंगाल चुनाव में उनकी जीत, उनके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। चुनाव में वैसे ये मेरी आखिरी सभा है और बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। मोदी ने बंगाल विजय का संकल्प लिया है। जीत की पूरी बिसात बिछा दी गई है। पिछले चुनाव में दूसरे फेज के इन 142 सीटों पर भले ही ममता भारी थी, लेकिन इस बार इक्वेशन बदल गए हैं। दूसरे फेज की 18 ऐसी सीट है जहां जीत के मार्जिन से ज्यादा या लगभग बराबर ही माने एफआईआर में नाम कट गए हैं। इन 18 में से 13 टीएमसी जीती थी, जबकि बीजेपी 5 सीटों पर विजय हुई थी। आइए सबसे पहले आपको नादिया जिले का आंकड़ा दिखाती हूं। साउथ बंगाल की नादिया वो क्षेत्र जहां पर बीजेपी को एफआईआर के बाद कितना फायदा और ममता बनर्जी को कितना नुकसान होने जा रहा है। हालांकि कोई ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि एफआईआर के तहत केवल ममता बनर्जी के ही वोट कट गए, बीजेपी के भी वोट कट सकते हैं, लेकिन जो आंकड़ा है वो पहले मैं आपके सामने रख दूं। नादिया के अंतर्गत आने वाली रानाघाट उत्तर पूर्व, नकाशीपाड़ा, रानाघाट उत्तर पश्चिम, शांतिपुर, जगदाहा, छपरा, कृष्णानगर दक्षिण और हरिंगहाटा, ये वो सीटें हैं जो साउथ बंगाल के नदिया क्षेत्र के अंतर्गत आती है। नदिया में आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रैली की। अब इसमें अगर बीजेपी की बात करें तो रानाघाट उत्तर पूर्व में 2021 में बीजेपी जीती और मार्जिन था 31,782 का। एफआईआर में नाम कितने कटे? 26,283 नाम कटे। यहां पर मार्जिन के लिहाज से आप देखेंगे तो लगभग करीब ही नजर आता है, लेकिन जब आप टीएमसी की जीती हुई सीट पर मार्जिन देखेंगे तब आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। टीएमसी के नकाशीपाड़ा की जीत पिछली मर्तबा 21,271 पर थी, लेकिन इस बार एफआईआर के तहत 24,551 नाम कट गए। यानी कि जितना मार्जिन से पिछला चुनाव जीता था उससे ज्यादा तो इस बार एफआईआर के तहत नाम कट गए। एक और सीट ऐसी ही आप देखिए जहां पर टीएमसी ने पिछली मर्तबा जीत हासिल की, वो है छपरा सीट। अब यहां पर पिछली बार 12,118 मतों के साथ टीएमसी जीती, लेकिन इस बार एफआईआर के तहत 15,321 नाम कट गए। यानी कि जीत के मार्जिन से ज्यादा एफआईआर के तहत नाम कट गए। एक और ऐसी सीट जहां पर टीएमसी ने जीत दर्ज की थी वो है कृष्णानगर दक्षिण।
9,305 वोटों से 2021 में चुनाव जीतने वाली टीएमसी क्या इस बार एसआईआर में 12,696 वोट कट जाने के बाद चुनाव जीत पाने की स्थिति में रहेगी या इस बार तस्वीर बदल चुकी है? हम जरा डिस्कशन को ओपन कर देते हैं और चूंकि सज्जन जी हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है, ये पूरा डेटा मैंने आपके सामने रख दिया नादिया का, जहां पर बीजेपी 3 सीटें पहले ही जीत चुकी है, चौथी एक हरिंगहाटा भी। ऐसे में सज्जन जी एसआईआर का ये दर्द कहीं कहर बनकर तो नहीं टूटने जा रहा है टीएमसी पर? देखिए, दो चिंता के विषय है टीएमसी के लिए कि जैसे चापरा या नक्कासी पारा का सीट आपने बताया, ये तो माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट्स हैं नदिया डिस्ट्रिक्ट में, कृष्णानगर के आसपास हैं। महुआ मोइत्रा जो है यहीं से कृष्णानगर लोकसभा से सांसद बनती हैं, जो कि नदिया डिस्ट्रिक्ट का है। तो वहाँ पे एक तो ये है कि पिछले चुनाव में मुस्लिम कंसोलिडेशन टीएमसी के साथ तो था ही था, हिंदू वर्ग का भी एक हिस्सा टीएमसी को मिल रहा था, जिस कारण से भी मिल रहा हो। इस बार पूरे बंगाल की जो सेंटिमेंट है उसमें दो चीज़ें, एक तो उन एरियाज़ में जहाँ पे नाम कटे हैं, जैसा आप दिखा रही हैं कि जो जहाँ टीएमसी को विक्ट्री मिली थी वहाँ डेमोग्राफी भी ये है कि माइनॉरिटी डोमिनेटेड वो है, वहाँ पे नाम ज़्यादा कटे हैं। दूसरा ये है कि हम ये भी देख रहे हैं कि इस बार हिंदू ध्रुवीकरण साइलेंटली बीजेपी के पक्ष में है। तो ये निश्चित तौर पे टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए चिंता का कारण है। लेकिन इसके साथ आप नदिया के बाद और भी 6 जिलों की बात कीजिएगा 142 में, हमें ये भी देखना होगा कि वहां पे जहां पे माइनॉरिटी 30% से कम है, वहां तो ममता बनर्जी के लिए वो चिंता के विषय होगा। लेकिन जहां वो 30% प्लस हैं, शायद नाम कटने के बावजूद भी उतनी चिंता उन्हें ना हो, क्योंकि डेमोग्राफी में माइनॉरिटी और हिंदू, इन दो लोगों का ध्रुवीकरण इस बार पिछले चुनाव से ज्यादा है। लेकिन निश्चित तौर पे इस बार जो उत्साह लोगों को देखने के मिल रहा है, जो फियर फैक्टर कम हुआ है, ये सब और उसके साथ एसआईआर में जो नाम कटे हैं वो उनके लिए चिंता का सबब। हालांकि इस जोन में जो नॉर्थ 24 परगना और नदिया में जो नाम कटे हैं उसमें मतुआ वोट भी आता है, क्योंकि ये मतुआ बेल्ट भी है, आप शायद बाद में उस पर जाएंगी। तो फिलहाल इन सीटों में आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम फैक्टर जहां पर है वहां पर एक मुश्त टीएमसी को कोई चिंता नहीं, उनको वोट आना है। जहां पर मतुआ फैक्टर है वहां पर बीजेपी ये मानकर चल रही है कि वहां पर बीजेपी को फायदा होगा। और एसआईआर डिलीशन के तहत जो तस्वीर बदल रही है उस पर अमिताभ जी का क्या कहना है, मैं उनसे भी एक राय ले लेती हूँ। अमिताभ जी, आपकी जो असेसमेंट है वो क्या कहती है? देखिए, जो 142 सीटों पर जो चुनाव होने वाला है, इसमें एसआईआर डिलीशंस फेज 1 के कंपैरिजन में लगभग दुगना है। जब मैं एसआईआर डिलीशन की बात करता हूं तो हमेशा 2021 के बेस पे करता हूं, प्री एसआईआर के नंबर का कोई खास मतलब नहीं है अगर आपको इलेक्टोरल इम्पैक्ट देखना है। तो फेज 1 में 4.6% वोटर्स डिलीट हुए थे 2021 के कंपैरिजन में। ये नंबर फेज 2 में 9.6% है। और जैसा आप दिखा भी रहे हैं, लगभग 24,000 वोटर पर सीट यहां पर डिलीट हुए हैं। और ममता बनर्जी जिन सीटों पर जीती हैं, लगभग 123 सीटों पे 142 में से, उसमें उनका एवरेज मार्जिन 33,000 था। यानी एवरेज मार्जिन के 3/4 लगभग 75% जो नाम है वो डिलीट हो गए हैं। तो इसीलिए जो है वो कॉन्टेस्ट जो है यहाँ पर और दिलचस्प हो जाता है। खास करके 3 जिले हैं जहां पर टीएमसी ने पिछली बार स्वीप किया है। हावड़ा 16-0, कोलकाता 11-0 और हुगली मेरे हिसाब से 16-2 या 14-4 ऐसा कुछ था 18 सीटों में से। 14-4 इन तीनों जिलों में एवरेज डिलीशन जो है वो टीएमसी के विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा है। तो एसआईआर डिलीशंस का जोर जो है वो ज्यादा हमें इस फेज में देखने को मिलेगा, बशर्ते जो फेज 1 में देखने को मिला था यहां पर भी। लेकिन क्योंकि मुझे लगता है 50 सीटें जरूर ऐसी होंगी जहां पर माइनॉरिटी पॉपुलेशन 30% से अधिक है, तो वहां पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है, वहां पर कंसोलिडेशन या काउंटर कंसोलिडेशन कैसा होता है, ये सारी बातें जो है वो देखने और समझने की बात है। लेकिन अगर एक बहुत क्विक बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 33 सीट्स जो हैं वो एसआईआर डिलीशन के वजह से ही टीएमसी के लिए जो है वो वल्नरेबल हो जाती हैं इस फेज में। 3 से 4 सीटों का और मैं जरा आंकड़ा एक बार दर्शकों के सामने रख दूं। नॉर्थ 24 परगना की 2 सीटें और पूर्वी बर्धमान की 3 सीटें।
जल्दी से इसके बाद फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाती हूँ। जरा ये आंकड़ा भी एक बार आप बड़ी स्क्रीन पर ले आए। नॉर्थ 24 परगना जो कि साउथ बंगाल के अंतर्गत आने वाली यहाँ की अमडांगा सीट और जगतदल, ये दो सीटें ऐसी हैं जहां पर टीएमसी ने पिछली बार जीत हासिल की थी और यहाँ पर मार्जिन अमडांगा की बात करें तो 25,480 और वहीं अगर जगतदल की बात करें तो 18,364 पर था। लेकिन डिलीशन की जब हम बात करते हैं तो 20,848 नाम तो यहीं पर कट गए और वहीं दूसरी सीट आप जगतदल की बात करें तो 15,176 नाम यहां पर कट रहे हैं। यानी कि मार्जिन से आप थोड़ा कम जरूर कह सकते हैं, लेकिन एक अच्छा खासा डिलीशन यहां पर दिखाई दे रहा है। फाइनल राउंड में मोदी और ममता के बीच 3M की भी लड़ाई है, तो वो 3M की लड़ाई मैं आपको दिखाऊं उससे पहले जरा ये पूर्वी वर्धमान की भी तस्वीर जरा हमारे सामने रख दें। पूर्वी वर्धमान की तस्वीर नॉर्थ 24 परगना की हमने दिखा दी है, पूर्वी वर्धमान की तस्वीर आप दिखाएं। ये भी साउथ बंगाल के ही अंतर्गत आने वाली 3 सीटें, वर्धमान दक्षिण, कालना और कटवा, ये जो 3 सीटें हैं, ये तीनों सीटें पिछली बार 2021 के चुनाव में टीएमसी के खाते में गई, जहां पर जीत का मार्जिन 8,105, 7,478 और वहीं कटवा में 9,155 का रहा। इस बार आप एसआईआर डिलीशन के तहत देखें कि कितने नाम कट गए। यहां पर पहले ही सीट की अगर बात करें वर्धमान दक्षिण में तो 14,035 नाम यहां पर कट चुके हैं और 8,964 नाम कालना में कटे और कटवा में 8,861 नाम कट गए। तो जितना आपका जीत का मार्जिन था लगभग उसी के आसपास या उससे ज्यादा जब नाम कटते हैं तो जो अभी अमिताभ जी कह रहे थे कि वल्नरेबिलिटी तो वो दिखाई देती है ममता बनर्जी के लिए। राशिद जी, क्या आपको लगता है ये चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है? मोदी जो डबल सेंचुरी की बात कर रहे हैं और जो अभिषेक बैनर्जी भी डबल सेंचुरी की बात कर रहे हैं, भाई 400 सीटों पर तो चुनाव लड़ा नहीं जा रहा, डबल सेंचुरी कोई एक पार्टी ही लगा सकती है या फिर मुकाबला कांटे का हो सकता है? जी मीनाक्षी, देखिए राजनीतिक दल और राजनेता जो है बड़े बड़े बढ़ चढ़ के दावे करते हैं। हम हर चुनाव में देखते हैं, मैं बार बार कहता हूँ 400 पार का दावा हुआ था, 240 सीटें आई थी। जहां तक एसआईआर डिलीशन की बात है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि जो वोटर थे या है उनके नाम कट गए, वो पिटीशन देते रहे, ट्रिब्यूनल पे जाते रहे, सुप्रीम कोर्ट कुछ कहती रही और उसको आधार बना करके अगर हम आकलन कर रहे हैं कि अमुक राजनीतिक दल जीत सकता है या हार सकता है, तो मुझे लगता है ये हम ऐसा डूबते को तिनके का सहारा। क्या भाजपा जो है वो एसआईआर के मुद्दे पे या लोगों को वंचित करके चुनाव जीतने की कोशिश करना चाहती है? मुझे लगता है सर, जहां आपने ध्यान आकर्षित किया तो मैं डिस्क्लेमर खुद अपनी तरफ से दे देती हूं कि ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये हम एक केवल असेसमेंट कर रहे हैं और जब एसआईआर के तहत नाम कटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं केवल टीएमसी के वोटर कट गया हो सकता है बीजेपी के भी वोटर इसमें कटे हो। राशिद जी, और मीनाक्षी, यहाँ हमारे दोनों मित्र सज्जन और अमिताभ मौजूद है, ये भी हुआ है एसआईआर में और बहुत खुल के कहना चाहिए इस बात को कि एसआईआर में कोई वर्ग विशेष के खिलाफ जाति नहीं हुई है। जो वोट कटे हैं, जहां तक मेरा आकलन और अनुमान है, वो तमाम समुदाय के लोगों को हुआ है और जितने भी कमजोर तबके के या गरीब या कम पढ़े लिखे उनको उसका ज्यादा नुकसान हुआ है। तो बहुत से लोग, नेताजी की फैमिली के लोग, बड़े बड़े माननीय लोगों के यहाँ के भी नाम कटे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर खुद सुप्रीम कोर्ट में 64 लोग गए जो इलेक्शन करा रहे हैं, उन्होंने कहा हमें वोट डालने का हक नहीं है और जज साहब ने कहा कि ठीक है अगली बार देखेंगे। तो ये भी बड़ी तकलीफदेह बात है कि 5 साल का वो व्यक्ति इंतजार करेगा जिसे वोट देने का हक था। इन तमाम चीजों में पृष्ठभूमि में देखिए, राजनीतिक दल जीतेंगे वो अपने दमखम पे जीतेंगे, ये टेक्निकलिटी पे अंपायर के भरोसे कोई मैच नहीं जीतता। बात ठीक है समीर जी, फिर ये मैच कौन जीत रहा है और ये मैच जीतेगा कैसे? अगर बीजेपी दावा करती है तो बीजेपी के पास वो कौन से ब्राउनी पॉइंट्स हैं जिनसे वो मैच जीत जाएगी? देखिए मीनाक्षी, अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत से कारण होंगे। वो ये कहेगी कि 15 साल के ममता के राज में जो कटमनी, जो करप्शन रहा है, जो लॉ एंड ऑर्डर रहा है, उसके अगेंस्ट जनता ने हमें वोट किया है, हिंदुत्व का हमको वोट मिला है। और ममता बनर्जी हारेगी तो ममता बनर्जी के हार का कारण उसने पहले ही तय कर दिया है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पत्रकार वार्ता लेके कहेंगे कि एसआईआर ने हमको हरा दिया है और चुनाव आयोग के कड़े में चुनाव हार गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो एसआईआर पर ममता बनर्जी ठिकरा फोड़ेगी, अपने 15 साल के कार्यकाल पर वो ठिकरा नहीं फोड़ेगी। जहां तक दूसरे फेज के मतदान की बात है 142 सीटों पर, यह ममता बनर्जी का सबसे स्ट्रांग होल्ड है। फर्स्ट फेज की जो 152 सीटें थी वो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड के रूप में देखा जाता था। मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती सेकंड फेज में प्रदर्शन करने की। जिस तरीके से पहले चरण के मतदान के बाद अमित शाह ने पत्रकार वार्ता ली
और बताया कि भाई 152 में 110 सीटें हम जीतने जा रहे हैं और बहुत बेहतर प्रदर्शन हमने किया है। वोटिंग में रिकॉर्ड तोड़ हुई है, 92% से ज्यादा वोटिंग पहले फेज में हुई है। तो उम्मीद है कि दूसरे फेज में भी वोटिंग का परसेंटेज जो रहेगा वो 92 उसके ऊपर रहने वाला है। तो सेकंड फेज में ममता बनर्जी की सबसे बड़ी चुनौती है। अगर सेकंड फेज में भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करती है तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 25,000 के करीब पर विधानसभा वोटर कटे हैं, 9 से 9.5% टोटल परसेंटेज का वोटर कटा है सेकंड फेज में, तो मुझे लग रहा है कि इसकी बड़ी चुनौती ममता बनर्जी के सामने होगी कि वो कैसे इन सीटों से निकालती है। और मुझे लग रहा है कि इस बार हिंदुत्व का जो मुद्दा चला है, हिंदुत्व एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मात्रा में हिंदुत्व के नाम पर वोटिंग पड़ रहा है, जो 2021 में नहीं हुआ था। मुस्लिम वोट की भारतीय जनता पार्टी कभी चिंता नहीं करती, वो ममता के साथ हमेशा जुड़ा रहा है, इस बार भी जुड़ा रहेगा। हिंदुत्व वोट भी ममता बनर्जी आप ये जो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को मुस्लिम वोटों की चिंता नहीं, ये तो हम भी पहले दिन से निश्चिंत हैं अक्षत जी कि यहाँ पर ना हम कुछ मैनिपुलेट कर रहे हैं ना हम कुछ एफएफ कर रहे हैं, ये बात एकदम क्लियर है। लेकिन हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन कैसे होगा? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कालीबाड़ी जाते हैं, 300 साल पुराने मंदिर जाते हैं, हाथों में थाली में कमल का फूल लेकर जाते हैं, तो वो क्या हिंदू वोटों को यूनाइट करता है? क्या ऐसी तस्वीरें काम करती हैं इलेक्शन में? डेफिनेटली देखिए कि जो अभी पीएम यहाँ पर आ रहे हैं बंगाल में और कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो वो एक सिग्नलिंग करने का ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग आपके कल्चर के बारे में सोचते हैं और हम लोग उसको समझते हैं। वो अलग अलग कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं। जैसे वो 2021 के चुनाव में पीएम वोटिंग वाले दिन बांग्लादेश पहुंच गए थे। वहां पर एक कास्ट का मंदिर था, मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद नामाशूद्रा कास्ट का मंदिर था। तो बीजेपी की एक आदत है कि जनरली अलग अलग कास्ट के लिए कैसे कैसे वो लोग कैसे कैसे दिखा सकते हैं कि हम लोग आपको चिंता करते हैं, वो कर रहे हैं। बट यहाँ पर सिर्फ हिंदू वोट ये सब चीज करने से नहीं आएंगे। मेरा ये चीज मानना है, जो पिछले 5 साल में यहाँ पर बीजेपी ग्राउंड में काम कर रही है, जो थोड़ा पहले से एक पोलराइजेशन बढ़ गया है, लोगों को एक चीज दिख रही है कि ज्यादा एक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स हो रही है, या क्राइम हो रहा है, या हेट्रेड हो रहा है हमारे अगेंस्ट, हमारे काम नहीं बनते हैं, या कोई भी हमको काम वाम कराने जाना होता है तो कुछ एक पार्टी के लोग होते हैं जिनके तो हमको काम वाम कराना रहता है, और वो एक पर्टिकुलरली एक सर्टेन कास्ट के बन जाते हैं फाइनली। ये मैं नहीं बोल रहा ऐसा, हमारी मतलब ग्राउंड स्टडी में और हमारे एक फील्ड में आया है, तो खुद ही ये वाली फीलिंग डेवलप हो रही है और बीजेपी सिर्फ उसको भुनाने का ट्राई कर रही है। ऐसा नहीं है कि पीएम एक दिन जाएंगे वो करेंगे तो लोग अचानक से उनको वोट देना चालू कर देंगे। धीरे धीरे ये चीज हमारे हिसाब से इवॉल्व हो रही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स का जो तरीका रहा है, फिर चाहे वो करप्शन का मुद्दा रहा हो, कट मनी का मुद्दा रहा हो, या महिलाओं को सिक्योरिटी का इशू सताता रहा है, वो एक बड़ा कारण हो सकता है कि एक हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है। अब फाइनल राउंड में मोदी और ममता के बीच 3 M की भी लड़ाई है। पहला यानी कि मतुआ, दूसरा M यानी मुसलमान, और तीसरी M यानी महिला। बैरकपुर से आज मोदी ने पूरे बंगाल की महिलाओं को सीधा मैसेज दिया। कहा कि आप जब वोट देने जाएं तो उन गुंडों के चेहरे याद करना जो टीएमसी के नाम पर अत्याचार करते हैं। मोदी ने बीजेपी मैनिफेस्टो के महिला से जुड़े हुए वो तमाम वादे लोगों के सामने गिना दिए। बेटियों को टीएमसी के भयभीत करके रखा था। मैं एक बार फिर सभी बहनों बेटियों से कह रहा हूं, टीएमसी ने आपके वोट का मान नहीं रखा है। टीएमसी ने इस महान राज्य को बेटियों के लिए असुरक्षित बना दिया है। आप जब वोट देने जाएं तो उन गुंडों, उन मस्तानों के चेहरे याद करना जो टीएमसी के नाम पर अत्याचार करते रहे हैं। आप कमल छाप पर वोट दीजिएगा ताकि कानून व्यवस्था ऐसी अच्छी बने कि बेटियां बिना चिंता के भी रात में बाहर निकल सके। मैं जिन बहनों बेटियों के साथ अन्याय हुआ है उनको भी वादा करता हूं उनको पूरा न्याय मिल सके, इसलिए हमारा चुन चुन करके हिसाब लेने का वादा है। सारी फाइलें खोली जाएंगी। अब देखिए, सारी फाइलें खोलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं और महिलाओं को सुरक्षा के साथ साथ जो योजनाएं हैं उसका लाभ मिलने के लिए वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को आपको लाना होगा
और बीजेपी कैसे आएगी? उस एक आंकड़ा मैं आपके सामने और रख दूं, ग्रेटर कोलकाता जिसे आप प्रेसिडेंसी भी कह सकते हैं, वहां में हावड़ा में भी टीएमसी की 2 सीटें ऐसी है जहां पर मार्जिन से ज्यादा एसआईआर के तहत वोट कट गए हैं। पहले ग्रेटर कोलकाता की हावड़ा उत्तर सीट की बात करें, जहां पर पिछली बार टीएमसी 5000 के ज्यादा के मार्जिन से चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार एसआईआर के तहत 13,000 से ज्यादा नाम हावड़ा उत्तर में कट गए हैं। आप देखिए दोनों के बीच का मार्जिन कितना बड़ा है। 5,522 सीटों से पिछली बार चुनाव जीती और इस बार एसआईआर के तहत 13,784 नाम कट गए। बाली की बात करें तो पिछली बार टीएमसी ने यहां से चुनाव 6,237 वोटों से जीता, लेकिन इस बार 9,418 एसआईआर के तहत नाम कट गए। इसके अलावा आइए बात कर लेते हैं हुगली की भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब प्रचार के लिए हुगली पहुंचे तो कैसे उन्होंने नौका विहार किया, गंगा नदी की बात की, कैसे वो पश्चिम बंगाल की आत्मा में बहती, ये तमाम बातें हुई। अब हम हुगली की ही बात कर लें। चुचुरा सीट जहां से टीएमसी पिछली बार 18,417 वोट के मार्जिन से जीती, यहां पर एसआईआर के तहत 13,724 नाम कट गए। वहीं बालागढ़ की बात करें जहां से टीएमसी पिछली बार 5,784 वोटों से चुनाव जीती, एसआईआर के तहत 9,000 से ज्यादा नाम इस सीट पर कट गए। सप्तग्राम की बात करें, यह भी टीएमसी की सीट, पिछली बार 9,772 वोटों से टीएमसी ने चुनाव जीता, लेकिन 7,000 से ज्यादा नाम एसआईआर के तहत यहां से कट गए। तो ये 4 सीटें मैंने आपके सामने रखी, 5 सीटें बल्कि मैंने आपके सामने रखी, हावड़ा की 2 और हुगली की ये 3 सीट। अब ये लड़ाई सज्जन जी, बीजेपी एसआईआर के दम पर हम एक राउंड चर्चा कर चुके हैं कि केवल कारण ये नहीं होगा, कारण मुस्लिम डोमिनेंस भी हो सकता है, कारण हिंदू वोटों का पोलराइजेशन भी हो सकता है, इसके अलावा विकास की बात, संस्कृति की बात, ये काबा वाला टॉपिक, क्या ये यहाँ चल सकता है? देखिए, ये जो आपने 5 सीट बताया, मान लीजिए हावड़ा उत्तर से लेके सप्तग्राम तक, इसमें देखिए मुस्लिम एक डिसाइसिव फैक्टर नहीं है। वो 10 से 20% कहीं कहीं उसी के आसपास, इसी बीच में उनका है। यहाँ पे पिछली बार जैसे हावड़ा उत्तर से इन क्षेत्रों में ज़्यादातर जगह आपको हिंदी भाषी और बंगाली ये फॉल्ट लाइन चला था। पिछली बार आप याद कीजिए, ममता बनर्जी ने बहिरागतो आउटसाइडर वर्सेस बंगाली, कि बंगाल को उनकी अपनी बेटी चाहिए, ये नैरेटिव चलाया था। उसी कारण हावड़ा उत्तर से उमेश राय हैं, मूलतः हैं बंगाल से ही, लेकिन उनका जो रूट है वो पूर्वांचल गाजीपुर वगैरह से जाता है। वैसे वो 5,000 से हारे थे, जबकि वहाँ पे काफ़ी सक्रिय हैं, काफ़ी संगठन के लिए सक्रिय रहते हैं। इस बार आप देखिए कि जो पृष्ठभूमि है उसमें हिंदू कंसोलिडेशन किसी भी कारण से बढ़ा हो, उसमें हिंदी भाषी और बांग्ला भाषी, ये जो फॉल्ट लाइन पिछली बार काम किया ममता बनर्जी और टीएमसी के पक्ष में, इस बार वो फॉल्ट लाइन नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कुछ सीटें जो हैं बीजेपी जीत सकती हैं, खासकर जो कम मार्जिन से। इसमें एक सावधानी ये जरूर रखनी चाहिए कि एसआईआर का जो नाम कट रहा है, याद रखिए इसमें एससी वोटर ठीक ठाक संख्या में, मुसलमानों से ज्यादा एससी वोटर है, और उसमें जिसे हम मतुआ या नमोशूद्र कहते हैं, वो वोटर जो हैं इस तरफ भी, वर्धमान से लेके हावड़ा हुगली में भी हैं अच्छी संख्या में। तो बहुत जगह हमने फील्ड में भी देखा है कि एसआईआर में उनका नाम भी कटा है। तो इसमें जो टीएमसी की चिंता का मूल कारण होगा वो ये होगा कि इस बार सन ऑफ द सोइल थ्योरी, कि बांग्ला भाषी बनाम हिंदी भाषी पिछली बार जो चला, वो इस बार काफी वीक है नैरेटिव, आउटसाइडर इनसाइडर नैरेटिव नहीं है। उससे हावड़ा उत्तर जैसी सीटें, बाली जैसी सीटें निकल सकती हैं बीजेपी की। और मुस्लिम फैक्टर यहाँ पे डिसाइसिव नहीं है, लेकिन वो कहीं भी हमने देखा है इस बार कंसोलिडेटेड है। तो 3 M जो आपने बताया, उसमें मतुआ मतलब केवल मतुआ नहीं, तमाम दलित और मुस्लिम, इस पे बहस नहीं है। ये कहा जा रहे हैं, बहस सारा का सारा आपका होगा महिला वोटर। 3rd M महिला वोटर। अमिताभ जी, महिला वोटर, और महिला वोटर अपनी सुरक्षा देखकर जाएगा, विकास देखकर जाएगा, उनके अकाउंट में आ रहा ममता बनर्जी का पैसा देखकर जाएगा, या वो वादा, वो विश्वास जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उसके साथ? देखिए, पिछली बार 50% महिलाओं ने टीएमसी को वोट किया था, 36% ने बीजेपी को। तो मतलब 14% की लीड थी, यानी 7% वोट शेयर सिर्फ महिलाओं की वजह से। टीएमसी को जो लीड है 10% की, 70% महिलाओं की वजह से आती है। अब हमारे जो लास्ट ओपिनियन पोल ट्रैकर था उसमें लीड घट करके 6% ऑलरेडी हो चुकी थी। अब महिलाओं के लिए जो मुद्दे हैं वो बड़े क्या हैं इस बार? डिटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा है,
वुमेन सेफ्टी एक मुद्दा है, आरजी कार, संदेश खाली इत्यादि। और तीसरा मुद्दा है आपका वेलफेयर स्कीम्स का। पर कैपिटा इनकम बंगाल में कम है, 1250 या 1750 जो रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं लगभग 2 करोड़ 40 लाख महिलाओं को, क्या वो आज की डेट में, क्या वो आज की महंगाई को मद्देनजर रखते हुए उचित हैं? दूसरी बात है कि बीजेपी की 3W स्ट्रेटजी है। पहली है कि वो वुमेन सेफ्टी के ऊपर बात कर रहे हैं कि कैसे महिलाएं जो हैं वो एक महिला चीफ मिनिस्टर के राज में ही असुरक्षित हैं, और क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन जो है वो कैसे राज्य में बढ़ रहा है। दूसरा है आपका वेलफेयर स्कीम, जो 1750 रुपए की बात ममता बनर्जी कर रही हैं, उनको काउंटर करने के लिए 3000 रुपए पर बीजेपी मंथ लाई है जी। कैश ट्रांसफर स्कीम की एक बात है, डीबीटी स्कीम की एक बात है। और तीसरा है कि कहीं ना कहीं एक वुमेन रिजर्वेशन बिल का भी एक जो दांव है वो बीजेपी खेल रही है कि भाई एक महिला मुख्यमंत्री ने ही महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए जो इतना बड़ा बिल था उसको पास होने से रोक दिया। ये रूरल एरियाज में हो सकता है कि ना चले, लेकिन फेज 2 जो है, जहां पर शिक्षित महिलाएं हैं, ये अर्बन मिडिल क्लास का गढ़ है, भद्रलोक का गढ़ है, हो सकता है इसका थोड़ा बहुत रेजोनेंस जो है वो हमको देखने को मिलेगा। तो ये 3W की बात है कि ये 3W जो है वो एम फैक्टर जो है वो महिला फैक्टर, उसको कितना साधने में कामयाब रहते हैं। बिना उसके जो है ये चुनाव जीतना जो है वो इतना आसान नहीं रहने वाला है। हमने देखा है महिलाएं जिसको वोट कर रही हैं पिछले काफी कुछ चुनावों से, वही पार्टी जो है वो जीत करके आ रही है। सुमीर जी, लेकिन जब हम इन तमाम फैक्टर्स की बात करते हैं तो आम पब्लिक के बीच में ये विश्वास पैदा करना भी बहुत ज़रूरी होता है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव जीत सकती है और भय मुक्त चुनाव में, भय मुक्त वातावरण में ये चुनाव कराया जा सकता है। ये अगर इन दो फैक्टर्स की मैं बात करूं सुमीर जी, तो क्या बीजेपी महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है? पहला तो वो विश्वास कि भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव में आ सकती है और जीत सकती है, और दूसरा ये कि भय मुक्त वातावरण में ये चुनाव हो सकता है, और वो पहले फेज में हमने देखा और पोलिंग परसेंटेज कितना बढ़ा वो भी हमने देखा। निश्चित रूप से मीनाक्षी, अगर आप 2021 का चुनाव देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 3 से लेकर 77 सीटों पर चली गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल का भरोसा बताता है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां लगातार संगठन के स्तर पर काम किया है, बिहार में जिस तरीके से उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बनाया, उड़ीसा के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीती है, दिल्ली में केजरीवाल को हराकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, और बंगाल के लोगों को लग रहा है कि लंबे समय कांग्रेस को दिया, 33 साल हमने लेफ्ट को दिया, 15 साल ममता बनर्जी को दिया, और ममता बनर्जी के 15 साल के अंदर ममता बनर्जी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। पूरे चुनाव में ममता बनर्जी ने कहीं अपने 15 साल का राजकाज का जिक्र नहीं किया। कभी ममता बनर्जी ने नहीं कहा कि 15 साल मैंने बंगाल की जनता को ये दिया है, भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे। पूरे समय ममता बनर्जी किसी तरीके से चुनाव में अपने आप को स्ट्रगल करती हुई देखी गई है हम लोगों को। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिक्र करा है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है कि कट, करप्शन और कमीशन की जो राजनीति रही है, अपराध का जो रहा है, सिंडिकेट का जरा है, जो टोल टैक्स वसूली ममता बनर्जी ने की है, महिलाओं पे जो अत्याचार हुए, मुझे लग रहा है कि अब बंगाल की जनता को लग रहा है कि बस अब बहुत हुआ, 15 साल हमने ममता बनर्जी को दिया, अब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी का जो खुद का 12 साल का केंद्र के अंदर काम रहा है, तमाम भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरीके से मैनिफेस्टो में 3000 रुपए महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी दे रही है, 33% नौकरी में महिलाओं को बंगाल में आरक्षण देने की बात कर रही है, स्नातक बेटियों को 50,000 रुपए देने की बात कर रही है, और तमाम वादे जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लगता है मैनिफेस्टो में किए, उसका भी असर देखने को मिलेगा। और यही मुझे लगता है कि ममता बनर्जी हार का सबसे बड़ा कारण होगा, क्योंकि तो जनता कह रही है कि भाई बहुत हुआ, 15 साल से हम भुगत रहे हैं, 5 साल तो हम भारतीय जनता पार्टी को देंगे। और प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि मेरी गारंटी है आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बाकी चीजों को, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा नंबर मोदी से पे ज्यादा समझ लेती भरोसा हूँ। करेगी। फिर राशिद जी, अक्षत जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। सचिन जी, देखिए, जो पहले फेज में भी हमने तस्वीर देखी और जो मोमेंटम देखा कि लोग इतनी बड़ी संख्या में बाहर निकले और उन्होंने वोट कास्ट किया, एक सवाल यह है कि क्या ये लहर की वजह से हुआ या कोई एक अंडर करंट है जिसे मैं यहाँ पर दिल्ली में बैठ के नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन वहाँ पर जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो इससे भाप पा रहे हैं, या जो सेफोलॉजिस्ट हैं वो इसे देख पा रहे हैं? क्या वो फेज 2 तक लेकर आ रहा है? देखिए, इसमें 3 बातें हैं। पहली तो ये कि बंगाल का पोलिंग परसेंटेज बाकी देश से हमेशा ज़्यादा रहा, 80+ रहा, 81, 82, 84 तक गया। दूसरी बात आप देखिए कि बिहार में भी SIR में लगभग 8% वोट कम हुए, तो लगभग 8% वोट बढ़ा।
उस लिहाज से अगर आप लोकसभा को देखें तो 79 पॉइंट समथिंग 79.3 79 मान ले % वोट था। अगर 10% नाम कटे हैं तो बढ़ता, तो उसे हम मान भी ले तो 89 हो जाता, लेकिन वोट हुआ है लगभग 93। तो ये 4% जो है वो स्विंग है, वोट ज्यादा पड़ा है। वोट ज्यादा पड़ने के दो कारण हैं। पहले वोट जो मुर्शिदाबाद, मालदा वगैरह एरिया में हमेशा 90 के करीब चला जाता था, 87, 88, 90। इस बार आप झारग्राम वगैरह जो आदिवासी एरिया जहां पोलिंग कम होती थी उधर भी वही पैरिटी है। तो इसका मतलब कि बीजेपी और टीएमसी दोनों के कोर सपोर्टर्स ने वो बाहर निकले हैं और उन्होंने पहले से ज्यादा मतदान किया। 3 से 4% ज्यादा मतदान है, एसआईआर को फैक्टर कर ले तो भी। एक बंगाल की जो पॉलिटिकल कल्चर है उसको देखते हुए एक तो माइनॉरिटी में असुरक्षा की भावना हो सकती है कि भाई बीजेपी आएगी तो एक डर कि हमारे लिए इनसिक्योरिटी होगी, मैक्सिमम नंबर्स में बाहर निकलना। लेकिन रूरल बंगाल में वोट प्रतिशत बढ़ने का मतलब है फियर फैक्टर कम हुआ है। क्योंकि बंगाल में क्या होता था और सीपीएम के जमाने से था, जिसे ये कहते थे कि आपको वोट नहीं देना है रूलिंग पार्टी को, आप निकलिए मत वोट देने। जाके आपने अगर अपोजिशन को वोट दे दिया फिर उसमें काफी एक फियर फैक्टर रिपरकशंस होते थे। 2021 में दिखा। तो इस बार दो चीजें स्पष्ट हैं कि 3 से 4% वोट एसआईआर को फैक्टर इन कर लें तो भी बढ़ा है। दूसरा, उसमें माइनॉरिटी, इनसिक्योरिटी और बाकी जो रूरल बंगाल है, जो हिंदू समुदाय हैं, उनके बीच में फियर फैक्टर कम हुआ है। उसके बहुत सारे कारण हैं। तो ये 93% वोट। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं, मैं इस पर तो राशिद जी आपको भी लेकर आती हूं कि अब तो जो वोट होने जा रहा है उसमें अगर हम अर्बन पॉपुलेशन देखें तो बहुत बड़ी अर्बन पॉपुलेशन दिखाई दे रही है। तो क्या ये रिफ्लेक्शन जो अभी जैसे सज्जन जी बता रहे हैं वो रिफ्लेक्शन अर्बन पॉपुलेशन में भी दिखाई देगा? कि मीनाक्षी देखिए, दो बातें हैं। एक तो हम देखते हैं कि जो जितना ज्यादा चुनाव होता है उतना एक तरीके से लोकतंत्र के लिए अच्छा है। 100 में से 100 लोग वोट डाल रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। 100 में से 90 डाल रहे हैं, 92 डाल रहे हैं, 84 डाल रहे हैं, 88 डाल रहे हैं, स्वागत योग्य बात है। इसको हम राजनीतिक चश्मे से ना देखें तो बेहतर है। दूसरी बात, अभी एक ही फेज का चुनाव हुआ है, दूसरे फेज का होना है। जैसा आप कह रही हैं कि अर्बन कलकत्ता पूरा शहर है, हम दिल्ली में देखते हैं, मुंबई में देखते हैं कि वहां का परसेंटेज थोड़ा कम होता है, साउथ दिल्ली, साउथ मुंबई का। तो यहाँ के ऊपर भी एग्रीगेट आएगा। दूसरी एक बात मीनाक्षी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है, वो ये कि फियर फैक्टर है। अगर फियर फैक्टर होता तो 2011 में जब वाम दलों की सरकार थी और ममता बनर्जी जीत के आई थी तो 84.5% वोट पड़ा। 16 में 83% करीब वोट पड़ा और उसके बाद 21 में जो है फिर 82-83% वोट पड़ा। 82-83% लोग वोट डाल रहे हैं, ये इसमें डर काहे का है? और अगर उसमें से 7 नहीं सर, डर ऑपोजिशन पार्टी को होता है। फिर चाहे जब वाम दल की सरकार थी और टीएमसी कॉन्टेस्ट कर रही थी तो उन्हें डर इस बात का था कि कहीं ये फियर फैक्टर ऐसा तो नहीं कि उनका वोट नहीं पड़ने देगा। मीनाक्षी, मैं यही कह रहा हूं कि ये राजनीतिक दल का एक ये नैरेटिव बिल्डिंग होता है। हमें इस चीज को समझना चाहिए कि 100 में से 84 लोग वोट डाल रहे थे कि नहीं। अगर हम मान रहे हैं कि डाल रहे हैं तो डर कहां से हुआ? और उसके बाद उस टाइम सीपीएम की सरकार थी, फिर ममता बनर्जी आ गई, अब वैसे ही वोट डल रहा है। और अगर 84 में से 6 लोग और बढ़ गए, 90 लोगों ने वोट डाला तो स्वागत योग्य। लेकिन उससे पूरा चुनाव पलट जाएगा, ये मुझे इसका लॉजिक नहीं समझ में आता। इस पे सज्जन जी आप रेसिप्रोकेट करेंगे? नहीं, इसमें देखिए रशीद जी की बात तो वो सही है कि अर्बन एरियाज में वोट कम होता है, पैन इंडियन है तो ग्रेटर कोलकाता रीजन में भी शायद कम हो। लेकिन जो बात फियर फैक्टर की है उसमें बंगाल को लेके काफी सीनियर रशीद जी, जो साइंटिफिक रिगिंग का कॉन्सेप्ट था वो तो एक कॉमन सेंसिकल कॉन्सेप्ट था। वो तो तब बीजेपी वहां फैक्टर थी भी नहीं, कांग्रेस वहां पे फैक्टर थी। उस समय से चला आ रहा था कि पार्टी सोसाइटी होने का मतलब होता है कि आप एक पेनॉप्टिकन सर्वेलेंस वाली सोसाइटी है। बंगाल के गांव में भी दिखता है, पड़ोसी को बिल्कुल ट्रस्ट की भावना से जो बाकी जगह खुल के लोग चाय की दुकान पे बात करते, बंगाल में जाके आप बात करके दिखा दे किसी भी पब्लिक स्फीयर पे, किसको क्या माहौल है, क्या सब लोग चुप हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि परसेप्शन में अगर आपको ये लगे कि अपोजिशन नहीं जीत रहा है तो उसे वोट करने का मन हो भी तो आप थोड़ा झिझकते हैं। दूसरी बात रशीद जी, इसको मैं लाइटर वेन में कह रहा हूं, शायद ज्योति बसु होते तो ममता बनर्जी नहीं जीतती। वो एक शरीफ बुद्धदेव भट्टाचार्य जी थे। और दूसरी बात, नंदीग्राम सिंगूर एक बहुत बड़ा इवेंट हो चुका था, मतलब एक उसके पहले एक बहुत बड़ी मूवमेंट हुई थी जिसने उसको संभव बनाया। तो फियर फैक्टर ग्राउंड पे एक सच है। आज बीजेपी के लोग हैं चूंकि अपोजिशन में है, पहले तृणमूल, उसके पहले कांग्रेस। तो इस लिहाज से मुझे लगता है अर्बन वाली बात सही है, कम होगी।
ठीक है, एक डेटा में और रखती हूँ, फिर अक्षत जी मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आप भी हामी में सिर हिला रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ आपका भी मत इस पर क्या है। बंगाल में बीजेपी 200 प्लस सीट जीतने का दावा कर रही है। इसके लिए उसे दूसरे फेज में भी 100 के करीब सीट जीतनी पड़ेगी। अब बताइए, जहां पर धाक टीएमसी की है वहां पर वो 100 सीटें कैसे जीतेगी? 2021 के चुनाव में दूसरे फेज की इन्हीं 142 सीटों की यदि मैं बात करूं तो 142 में टीएमसी को 1,42,14,139 वोट यानी कि 49.49% वोट टीएमसी को मिला, जबकि बीजेपी को आप देखें तो बीजेपी को 1,04,31,171 वोट यानी कि 36.4% वोट पड़े। ये देखिए आपके सामने ये दोनों फिगर है। अब अगर आप इसमें डिफरेंस देखेंगे तो टीएमसी को बीजेपी से 13.45% वोट अधिक पड़ा। एसआईआर के बाद आप देखिए 12,40,873 नाम काटे जा चुके हैं। तो पहला सवाल तो यही इससे जुड़ा हुआ कि क्या इसका लाभ मिलेगा। मैं फिर दोहरा देती हूँ एक डिस्क्लेमर के साथ, नाम अगर कटे हैं तो बीजेपी का वोटर भी हो सकता है और टीएमसी का भी वोटर हो सकता है। अब दूसरी तस्वीर आपके सामने रख दूं, दूसरे फेज में साउथ बंगाल की 107 सीटें हैं। ये वो सीटें हैं जो पश्चिम बंगाल चुनाव की दिशा तय करती हैं। ये वो सीटें हैं 2021 के चुनाव की बात करें तो यहां पर टीएमसी को 48.42% वोट मिला यानी कि 1,09,63,948 वोट टीएमसी के पक्ष में पड़े, जबकि बीजेपी के पक्ष में 85,20,869 वोट पड़े यानी कि परसेंटेज में 37.74। टीएमसी को बीजेपी से 10.68% वोट अधिक मिले। और एसआईआर के तहत डिलीशन जब आप देखते हैं तो 10,63,727 नाम काटे जा चुके हैं। ग्रेटर कोलकाता की भी बात कर लें, दूसरे फेज में ग्रेटर कोलकाता की 35 सीटों पर वोटिंग हुई, जहां पर 2021 के चुनाव में टीएमसी को 32,50,191 वोट मिले और परसेंटेज में आप देखें तो 50.75% था और बीजेपी का परसेंटेज 30.87। एसआईआर के तहत सबसे ज्यादा नामों की अगर आप श्रृंखला देखें तो इन 142 सीटों पर ही सबसे ज्यादा नाम कटे हैं। यहां पर टीएमसी को बीजेपी से 21.88% वोट अधिक पड़ा। अक्षत जी, मेरा सवाल यह है कि जो ये तीनों रीजन्स मैंने अभी दर्शकों के सामने रखे और 2021 के डेटा के अनुपात में जब मैंने सामने रखे तो ऑन एन एवरेज ये दिखाई देता है कि एक बड़ा चंक ऐसा है जो अब इस इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर हो चुका है। अब उसके पीछे बहुत सारे विषय हो सकते हैं। बीजेपी के लिए क्या 100 इस फेज में लाना आसान होगा? क्या वो जो सेंचुरी लगाने की बात कर रहे हैं, क्या बीजेपी इस फेज में सेंचुरी लगा सकती है? मैं एक एक करके आंसर दूंगा। तो पहली बात, 100 तक पहुंचना तो बहुत टफ होगा। ये एक ऐसा फेज है जहां पर 142 सीटों में भाजपा की केवल 18 सीटें आई थी 2021 के चुनाव में। कुछ हम लोग मॉडलिंग भी कर लेंगे, हमने करके देखा कि इतना वोट शेयर बढ़ जाएगा बीजेपी का 5%, 7.5%, तो भी बीजेपी 100 तक पहुंचती नहीं है। मैक्सिमम कितना जा सकती है? 50, 55, 60 एक ऐसी रेंज है। और उसमें भी कुछ कुछ पर्टिकुलर एरियाज है जहां पर बीजेपी बहुत अच्छा कर सकती है। बीरभूम हो गया, हावड़ा हो गया, हुगली हो गया, ये जो बाहर वाला एरिया है, बशीरट हो गया, बीरभूम तो फर्स्ट फेज में आ गया। लेकिन हाँ, ये जितना भी आप कह रहे हैं कि आउटस्कर्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें कुछ फायदा मिल सकता है, जिसमें नादिया की मैं अगर बात कर लूं तो जी। और उसमें भी जो दिक्कत आएगी अपने को, मेरे हिसाब से हम लोग को अभी भी कोलकाता एरिया के अंदर दिक्कत आने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी, क्योंकि इट विल टेक टाइम फॉर देम टू ग्रो देयर, कि ऐसा नहीं होगा कि आज की आज ही बीजेपी वहां पर ग्रो करना चालू हो जाएगी। तो पहली बात 100 तक तो पहुंचना बहुत मेरे को मुश्किल दिख रहा है। दूसरा अपना पॉइंट था कि एसआईआर का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। मुझे अभी भी ना एसआईआर का इम्पैक्ट समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछली बार भी 82% के आसपास फर्स्ट फेज का टर्नआउट था, अभी कुछ 10% बढ़ गया पिछली बार से। उसमें भी जो एसआईआर इंड्यूस्ड इफेक्ट है कि जो आपने बेस कम कर दिया और टर्नआउट बढ़ गया, तो वो भी 7% बोलते हैं। तो यानी इफेक्टिवली अगर एसआईआर नहीं भी होता तो हमारा टर्नआउट 82 का 85, 86 हो ही रहा था। अब ये जो लोग का नाम था वो लोग आए वोट करने, वो लोग आते थे नहीं आते थे, कोई इसका प्रूफ नहीं है। तो आई डोंट थिंक कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज पर अपनी बहुत ज्यादा स्ट्रेटजी बनाएगी। उनकी एक ही स्ट्रेटजी होगी जो हमारा, और खासकर मैं यहाँ पर बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि जो हमारा हिंदू वोट है वो हम लोग को ज्यादा से
ज्यादा वोट करें। अमिताभ जी, मैं 3 जिलों की ही बात करूं इसमें, अगर नादिया की बात करें, पिछली बार यहाँ पे 17 में से 9 सीटें बीजेपी के पास आई थी और 8 सीटें टीएमसी के पास गई थी। अगर यहाँ पर मैक्सिमम बीजेपी बढ़ा भी सकती है तो इसमें 7 सीटें अगर और बढ़ा ले तो वो 50 का आंकड़ा छू सकती है। हुगली में भी उसे 18 में से जो उसने 4 सीटें जीती थी, वहां पर भी उसे 10 सीटें बढ़ानी होगी। मैं इन 3 क्षेत्रों में भी अगर कहती हूँ 10-10 सीटें भी बढ़ जाती है तो भी 33 से ऊपर बीजेपी मुझे नहीं दिखाई दे रही है कि कैसे जाएगी। बीजेपी 100 वाला कोट कहां से लेकर आ रही है? देखिए क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव में 2 चीजें बहुत काम कर रही हैं। पहला है, जैसे सज्जन भाई ने कहा, कि भाई ये इंश्योर करना कि बीजेपी का वोटर जो है वो फियर फैक्टर को ओवरकम करके वोट डाले, और दूसरा ये परसेप्शन या हवा बनाना कि बीजेपी चुनाव जीत रही है। अगर वोटर फियर फैक्टर को ओवरकम कर भी लेगा और अगर ये परसेप्शन नहीं बनता है कि बीजेपी चुनाव जीत रही है तो भी शायद वो डर के मारे आकर के वोट ना करे, है ना। इसलिए हमने देखा कि फेज 1 में जो है कि बढ़ चढ़ के वोटिंग हुई, उसके बाद 110 सीटों का दावा हुआ और अब इस फेज में भी 100 सीटों का दावा है। दूसरी बात जो समझने वाली है कि जरूर विधानसभा में पिछली बार 18 सीटें मिली थी बीजेपी को, लेकिन अगर लोकसभा की लीड्स देखेंगे तो 27 सीटों पर बीजेपी आगे थी इस फेज में, यानी 9 सीटें, यानी 50% टैली उसकी विधानसभा से ज्यादा ऑलरेडी थी। तीसरी बात है कि मिक्स ऑफ फैक्टर्स जो हैं, पहला है क्लोज कॉन्टेस्ट सीट्स, 17 सीटों पर टीएमसी 10,000 के वोट मार्जिन से हारी है। दूसरा है वल्नरेबल सीट 33 to 37, जहां पर एसआईआर डिलीशंस जो हैं वो विक्ट्री मार्जिन से, टीएमसी के विक्ट्री मार्जिन से कम है। वो जरूर एक पेचीदगी पैदा करते हैं, जैसा अक्षत भाई ने कहा कि कोई नहीं जानता कि भाई किसका वोटर कटा है, लेकिन एक रिस्क क्रिएट कर देता है जो भी पार्टी जीत रही चुनाव। तो 17 और 33 ये हो जाते हैं 50। तीसरा है आपका जो एंटी इनकम्बेंसी स्विंग होगा। अब एंटी इनकम्बेंसी स्विंग, अगर ये 2 फैक्टर्स भी हटा देते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई फैक्टर काम नहीं कर रहा है, एसआईआर काम नहीं कर रहा है, मार्जिन भी टीएमसी बचा लेती है और डिलीशंस का भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, तो अगर 5% स्विंग होगा बीजेपी के फेवर में तो 50 से ऊपर सीटें यहाँ पे बीजेपी जीत सकती है। मुझे लगता है 51 या 53 ऐसा कुछ नंबर है। बस एक छोटा सा सवाल अमिताभ जी आपसे, 100 का आंकड़ा क्या छू सकती है? किस फेज में? इसी फेज में। नहीं, मतलब ये तो पॉसिबल है, बट इम्पॉसिबल इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन, ये भी होता है। ठीक है सर, क्योंकि बीजेपी का दावा यह है कि पहले फेज में 110 प्लस और दूसरे फेज में 100, तो यानी 200 प्लस का आंकड़ा वो बीजेपी मानकर चल रही है। लेकिन अभी जो कैलकुलेशन आपने समझाया 17 प्लस 33, और अगर 5% का स्विंग और बीजेपी को मिल जाता है तो फिर यहां पर 50 प्लस का आंकड़ा वो पा सकती है। और मैं फिर कोट करूंगी, फलौदी सट्टा बाजार अभी भी ये कह रहा है कि 170 तक बीजेपी ला सकती है। आज इस चर्चा को मैं यही विराम दूंगी। बहुत शुक्रिया अमिताभ जी, रशीद जी, समीर चौगांवकर जी, अक्षत जी और सज्जन जी, हमारे साथ आप स्टूडियो में रहे, बहुत शुक्रिया आपका।